देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, किसी मॉलिक्यूल का एक ऐसा पॉइंट जिससे हम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो सेम डिस्टेंस पे सेम एटम अगर मिल रहा है तो उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। देखिए इट इज पॉइंट इन मॉलिक्यूल फ्रॉम विच मूविंग in equal and opposite direction we get same atoms और ग्रुप्स। इक्वल और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो सेम डिस्टेंस आने पर अगर सेम एटम मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे उस सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 H CH3 और H। अब यहां पे अगर देखें तो ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, सेंटर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो CH3 मिलेगा लेकिन नीचे H मिलता है, ऊपर जाएं अगर तो CH3 मिलेगा नीचे H मिलता है, तो ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। बट इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक भी प्रेजेंट है तो फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 H H। अब इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो ये सेंटर है, सेंटर से आप ऊपर जाएंगे तो H मिलेगा, नीचे H मिलेगा, ऊपर CH3 मिलेगा, नीचे भी CH3 मिलेगा। तो ये जो सेंटर है ये सेंटर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल की बात करें कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो ये साइक्लोप्रोपेन का सेंटर है। अब सेंटर से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेंटर से ऊपर जाने पर आपको CH2 मिलेगा, लेकिन नीचे उतनी ही डिस्टेंस आने पर, लेकिन नीचे सेंटर से ऊपर जाने पर आपको CH2 मिला, ठीक है। यहां से ऊपर CH2, लेकिन नीचे उतनी ही जाने पर CH2 नहीं है। यहां पर भी इस तरफ आए तो CH2 मिला, लेकिन यहां पर CH2 नहीं है, यहाँ पे CH2 लेकिन यहाँ पे CH2 नहीं है, तो ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट चूंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है अगर, तो फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दोनों के दोनों एब्सेंट होने चाहिए, ठीक है। चलिए और मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3H, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। अब अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से ऊपर गए तो CH3 मिला, नीचे गए तो भी CH3, यहाँ पे इस साइड में ऊपर गए तो H मिला, इधर नीचे H मिला, यहाँ पे CH2 इधर CH2, तो कहीं पर भी हम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इस मॉलिक्यूल में COS है, और अगर COS है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दोनों में से कोई भी, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दोनों में से अगर कोई एक भी प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे COOH लगा है, यहाँ पर भी COOH है, H H, यहाँ पे CH3H
CH3 और H। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है। अब अगर हम सेंटर से इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो COOH मिलेगा, लेकिन नीचे H मिल रहा है। ऑल्दो इधर तो सेम मिल रहा है, CH3 ऊपर CH3 नीचे, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हर डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम एटम मिलने चाहिए। इधर ऊपर CH3 नीचे CH3, ऊपर H नीचे H, दो साइड में तो मिल गया, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो इधर COOH मिल रहा है, इधर H मिल रहा है, तो फिर ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर मैं ये CH3 H और CH3 के लेते हुए डायगोनल प्लेन कट करूं तो इस साइड में COOH आएगा, इस साइड में COOH आएगा। अगर ऐसा डायगोनल कट कर दिया जाए तो फिर इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो POS तो एक भी नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, बट इसमें COS है। कैसे? यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो OH, नीचे जाएंगे तो OH, इधर ऊपर Cl नीचे Cl, तो कहीं पर भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, COS है। ऑल्दो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सेंटर या इसी को कहते हैं कायरल सेंटर, या इसी को कहते हैं कायरल एटम। ठीक है, असिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर या कायरल एटम। तो देखो बहुत आसान है किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल एटम पहचानना। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल दो ये अलग अलग चीजें हैं। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है POS और COS एब्सेंट होना, लेकिन कायरल कार्बन का मतलब है कोई भी ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एक एटम है X, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और अगर इससे लगी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, ठीक है, और ये X sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कायरल होगा। यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये ABDE इक्वल नहीं होने चाहिए, ये ना ABDE कोई भी आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, पहली बात। ये X sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ABDE में से कोई एक लोन पेयर हो सकता है, ABDE में से कोई एक, वन में बी लोन पेयर, पर जब दोनों में से कोई ABDE चारों में से कोई एक लोन पेयर है तो X सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब X ना तो नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, ना तो यहाँ पे कार्बन हो सकता है, ना ऑक्सीजन हो सकता है। अगर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लगे हुए तीन ग्रुप डिफरेंट है, एक लोन पेयर है, तो फिर वो कायरल नहीं होगा। रीजन अपन आगे देखेंगे ऐसे क्यों होता है। और जैसा GI में हमने देखा था, ABDE में भी आइसोटोप, अगर वो आइसोटोप हैं तो उनको हम सेम एटम में काउंट नहीं करते, उनको हम सेम ग्रुप में काउंट नहीं करते, उनको हम डिफरेंट मानते हैं। तो कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो कायरल होगा। कायरल कार्बन को हम एस्टेरिस्क इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार बना के रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मॉलिक्यूल देखते जाना है और बताना है कि इनमें से कौन सा एटम कायरल है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कोई कायरल एटम है या नहीं। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में कोई कायरल है या नहीं? अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है ये वाला एटम कायरल है, इससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है ये कायरल या नहीं है? क्योंकि इससे लोगों को लग रहा है कि एक CH3 लगा है और एक Me लगा है और एक CH3 एक Me, sp3 नहीं है। नहीं बेटा, sp3 है, sp3 तो है, sp3 तो है, और इससे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है क्योंकि H, Me और C2H5 तो डिफरेंट है, ये भी CH3 है और Me मतलब भी CH3, और इसलिए इसमें असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। कोई भी असिमेट्रिक सेंटर या कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो एक H है, Cl है,
ये CH3 है और ये वाला अगर देखें तो ये CH2CH3 है। अब इसमें एक असिमेट्रिक सेंटर है ये, तो असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इस कार्बन से एक H लगा है, CH3 लगा है, OH लगा है और एक ये आइसोप्रोपाइल CH CH3 CH3। तो इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे इस कार्बन से तो दोनों CH3 लगे हैं, तो ये तो असिमेट्रिक सेंटर हो नहीं सकता। इस कार्बन से H CH3, एक आइसोप्रोपाइल और एक ये पूरा, तो ये डिफरेंट है, इससे लगे हुए, इससे लगे ग्रुप डिफरेंट है, जबकि इस कार्बन से लगे हुए दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों CH3 हैं, तो इसमें असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये दोनों सेम ही हैं, यहाँ पे ये CH3 ये CH3 था, तो ये और ये दो असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए एक CH3 है, एक H है, इधर CH है और इधर CH2 है, तो इसमें इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे C है बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये वाला कायरल है, तो असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए कार्बन H CH3 Cl और S डबल बॉन्ड O, तो ये एक असिमेट्रिक सेंटर है। और इस बार सल्फर है, सल्फर के पास लोन पेयर है। यहाँ ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 है, और इसलिए सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये CH3 डबल बॉन्ड O आइसोप्रोपाइल लोन पेयर चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये सल्फर भी असिमेट्रिक है और इसलिए असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 2। चलिए बताइए, स्टार्ट करें। फर्स्ट H Me और Et है ना, तो अब नाइट्रोजन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, और अगर नाइट्रोजन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये कायरल होना चाहिए, बट इसमें फ्लिपिंग होती है और फ्लिपिंग होने के कारण ये H Me और Et में कन्वर्ट होता रहता है, तो इसके साथ इसका इनांशियोमर बनता रहता है और इसलिए ये कायरल नहीं होगा, रादर ये अकायरल हो जाएगा ड्यू टू फ्लिपिंग। ध्यान रखिएगा ओपन चेन का अगर नाइट्रोजन है तो फ्लिपिंग होने के कारण कायरल नहीं बल्कि अकायरल होगा, लेकिन ये फास्फोरस है, इससे चारों ग्रुप डिफरेंट है, अब ये कायरल होगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें फ्लिपिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा फ्लिपिंग केवल सेकेंड पीरियड में होती है, तो अब ये कायरल होगा। अब 11th में ये वाला कार्बन अगर हम देखें तो एक H CH3 N और ये CH2, इससे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल होगा। और ये नाइट्रोजन भी कायरल है क्योंकि लोन पेयर है और हाइड्रोजन में है। अब एक बात ध्यान रखिएगा फ्लिपिंग जो है वो केवल कब होगी, ओपन चेन में अगर नाइट्रोजन है तो फ्लिपिंग होगी। अगर यही नाइट्रोजन क्लोज चेन में है तो अब कभी भी फ्लिपिंग नहीं होगी, और इसलिए ध्यान रखिएगा कि ओपन चेन का नाइट्रोजन अकायरल है, जबकि मतलब कायरल नहीं है, जबकि अगर रिंग का नाइट्रोजन है तो फिर वो कायरल में होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो ये वाला तो कायरल होगा, तो यहाँ सिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू हम 2 लेंगे। यहाँ पे H CH3O और CH2 ये चारों डिफरेंट है, तो सिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 1। अब ये ऑक्सीजन कायरल नहीं होगा क्योंकि उससे दो
लोन पेयर हो गए। यहां पे देखिए ये HCl, इधर CH2, इधर भी CH2, लेकिन आगे जाने पर यहाँ पे CH2 मिल रहा है जबकि यहाँ पे CHCl मिल रहा है, तो ये कायरल हो जाएगा। ऐसे ये वाला कार्बन भी कायरल होगा क्योंकि HCl, फिर दोनों तरफ CH2 मिला लेकिन आगे जाने पर CHCl, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए ये वाला कायरल है, ये कायरल है और ये भी कायरल है, तीनों कायरल है, तो असिमेट्रिक सेंटर इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इससे भी तीनों चारों ग्रुप डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, और इसी को डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल और डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए मॉलिक्यूल लिखा होना चाहिए प्रॉपर फिशर फॉर्म में, प्रॉपर फिशर फॉर्म में। अगर प्रॉपर फिशर फॉर्म में है तो ही हम डीएल लिख सकते हैं, अदरवाइज डीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा जा सकता। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक तो सर फिशर फॉर्म क्या है और दूसरा प्रॉपर फिशर फॉर्म क्या है। ठीक है, तो समझिए फिशर फॉर्म क्या है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल कायरल है तो उसमें कुछ वर्टिकल लाइन होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल। ये 3D मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, ये जैसे CHO, CH2OH, OH और H, ये ऐसा है। इसको कहते हैं 3D फॉर्मूला। ठीक है, इसी को जब 2D में लिखते हैं तो जो वैलेंसी सॉलिड में लिखी है मतलब ये टुवर्ड्स व्यूअर है, और जो डैश में लिखी है अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो जो टुवर्ड्स व्यूअर है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो अवे फ्रॉम द व्यूअर है उनको वर्टिकल लाइन पे। तो अवे फ्रॉम व्यूअर CHO और CH2OH, और ये ऐसा, ये है 2D। इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, ये है पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, और ये है फिशर फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, रियल में मॉलिक्यूल 3D है, 3D मॉलिक्यूल को पेपर में 2D में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो फिशर फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फिशर फॉर्मूला है, लेकिन फिशर फॉर्मूले में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहली चीज तो इसमें वर्टिकल लाइन होंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी। जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। अब देखो फिशर फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है। पहली बात, जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। लॉन्गेस्ट चेन जो है वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज या मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऑन टॉप होना चाहिए। और तीसरी बात ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन कायरल है ये वाला, तो जितने कायरल कार्बन है उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, तो जितने कायरल कार्बन उतनी ही हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस और इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल एटम, जितने कायरल एटम उतनी ही हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसका कॉन्फ़िगरेशन डी है या एल है। ठीक है,
तो 3 पॉइंट हो गए थे, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, डीग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड is taken as रेफरेंस। ठीक है, इसमें डीग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस की तरह लिया गया है। इफ OH or NH2 on right side at last chiral carbon, then D if left side then कैपिटल L। ठीक है, अगर OH या NH2 जैसे ग्रुप लास्ट कायरल कार्बन पे राइट पे हैं तो D और लेफ्ट पे हैं तो L। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे CHO OH CH2 OH, सॉरी इसमें H लगा देते हैं और ये CH2OH। अब पहले आपको ये देखना है कि ये प्रॉपर फिसर है या नहीं। तो यस, लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल लाइन पे है और एक कायरल कार्बन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये फिसर फार्मूला तो है, प्रॉपर फिसर भी है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे भी है। अब यहाँ पे ये देखना है कि लास्ट कायरल कार्बन पे OH कहाँ पे है। तो इसमें तो 1 2 3 एक ही कायरल कार्बन ही है, तो वही फर्स्ट है और वही लास्ट है। अब इसमें OH राइट में है तो इसको हम कहेंगे डी, ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है तो ये हो जाएगा डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब डी ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस लिया है कि जैसे डी ग्लिसरल्डिहाइड में OH राइट साइड पे होने पर डी होता है, वैसे दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें OH राइट पे होगा उसको डी और अगर OH लेफ्ट पे होगा तो L। जैसे CHO OH H CH2OH। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे OH लेफ्ट पे है तो ये हो जाएगा L ग्लिसरल्डिहाइड, ये हो जाएगा डिग्लिसरल्डिहाइड और L ग्लिसरल्डिहाइड। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है, D और L हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, DL पेयर, कैपिटल D L पेयर आर ऑलवेज मिरर इमेज। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज होती है उसको इनांसियोमर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा DL हमेशा इनांसियोमर होंगे। इनांसियोमर मतलब मिरर इमेज। फर्स्ट का L, फर्स्ट का L, सेकंड का बताओ, सेकंड का क्या है? अच्छा ये अच्छा थर्ड का D, सेकंड थर्ड का क्या है? थर्ड का D, बिल्कुल सही है। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का D। अब से ध्यान रखना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पिछली स्लाइड में जाएंगे तो मैंने एक पॉइंट लिखा था, लास्ट कायरल कार्बन D और ग्रुप टॉप में। चलो यहां पे एक पॉइंट जरूर लिखना, ये पॉइंट एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, नोट ये है कि DL कॉन्फ़िगरेशन कैन बी ओनली रिटन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन बी ओनली रिटन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। DL configuration can be only written for optically active compound।
जबकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें पीओएस है। इसमें पीओएस है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ये। तो इसके लिए ना तो हम डी लिख सकते ना ही एल लिख सकते। डीएल नॉमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फोर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी ओनली रिटन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव है तो उसके लिए डीएल नहीं लिख पाएंगे। फिफ्थ देखिए, अब यहां पे एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, अब क्या करें? अगर एक से ज्यादा है तो हमें, और हमेशा ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी एक अलग बात है, कैपिटल डी एक अलग बात है। यहां पे हम ये देखेंगे लास्ट कायरल कार्बन पर OH की क्या पोजीशन है। तो इस लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट पे है, इसलिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन डी है और ये मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन और है, देखिए मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, इसके जस्ट बगल में 6 मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। CHO, CH2OH, H, OH, OH, H, OH, H, OH, H। ठीक है, अब बात ध्यान से देखिए, जस्ट बगल मैंने 5 के जस्ट बगल में मैंने 6 बनाया है। अब आपको यह बताना है कि 6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी है या एल है? 6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी, कैपिटल डी या कैपिटल एल? यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कैपिटल एल है। लेकिन मेरा क्वेश्चन जरा डिफरेंट है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये मॉलिक्यूल एल ग्लूकोज है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मॉलिक्यूल एल ग्लूकोज है या नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ये जानना है कि एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, ऑफ कोर्स इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन एल है, बट ये एल ग्लूकोज नहीं है, बिकॉज पहले ही हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, डी एंड एल ग्लूकोज मस्ट बी इनांसियोमर, वो मिरर इमेज होने चाहिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन तो एल था, बट ये डी ग्लूकोज का मिरर इमेज नहीं है। तो फिर एल ग्लूकोज कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए, ये नीट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेईई मेन का क्वेश्चन था कि ये डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। तो एल ग्लूकोज मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसका मिरर इमेज ये मिरर इमेज यहाँ पे H, ये OH। अब ये मॉलिक्यूल है एल ग्लूकोज। लिखिए, कन्वर्जन ऑफ फिशर टू प्रॉपर फिशर। कन्वर्जन ऑफ फिशर टू प्रॉपर फिशर कैसे? देखिए, फिशर को प्रॉपर फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रूल 1, स्टेप 1, if one group is fixed and 3 other are rotated clockwise or anti-clockwise, then configuration does not change। ठीक है, अगर एक ग्रुप को फिक्स कर दिया जाए और बाकी तीनों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। जैसे बताइए, ये डी है या एल है? ये डी है या एल है? अभी क्या ये प्रॉपर फिशर है? नहीं है। तो अब देखो प्रॉपर फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें कौन कहां पे चाहिए? अच्छा बताइए,
क्या ऐसा करें कि ये प्रॉपर फिशर में हो जाए, क्या ऐसा कर दें कि ये प्रॉपर फिशर में आ जाए। CH2OH को नीचे ला दें, CHO तो अपनी जगह पे सही है, CHO अपनी जगह पे सही है, तो CHO को फिक्स कर दिया, ये CHO को फिक्स कर दिया। इसको यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं और इसको यहां लाते हैं। और जब हमने ऐसा किया तो देखिए अब शायद ये प्रॉपर फिशर में आ चुका है। CHO यहां पे रहा, H यहां पे आ गया, OH यहां पे आ गया और CH2OH बॉटम पे आ गया। अब प्रॉपर फिशर में आ गया। अब हमें दिख रहा है कि OH लेफ्ट साइड पे है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन L, और अगर ये L है तो ये भी L रहा होगा। अगर एक ग्रुप को फिक्स करके बाकी तीनों को क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज चेंज करें तो अब ये सही हो चुका है। अब ये पता चल गया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन L है। ये एक तरीका है। ऐसे हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम प्रॉपर फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तरीका। दूसरा तरीका, if even number of interchange are done, then configuration does not change। अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। जैसे CHO OH CH2 OH और H। अब बताइए यहां पे क्या प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉपर फिशर है? नहीं, इसमें इवन इंटरचेंज कर देते हैं। वैसे पहले रूल से भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ इवन इंटरचेंज कर रहा हूं। इंटरचेंज का मतलब ये है कि अगर ये CHO यहां से यहां ला दें तो एक इंटरचेंज हुआ, CHO यहां आ गया, OH यहां आ गया, 1 इंटरचेंज। दूसरा CH2OH नीचे लाए, H यहां लाए तो 1 + 1 2 इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज, कन्फिग्रेशन D हो गया। अगर ये D है तो ये भी D ही होगा। कुछ लोगों को कहना था सर क्या फर्स्ट रूल से नहीं कर सकते? बिल्कुल फर्स्ट रूल से भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट रूल से करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट रूल से करने में। पहले मैं किसको फिक्स करूं? यहाँ पे 2 बार हमें पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे पहले मैंने OH को किसको फिक्स कर दे, चलो मैं CH2OH को फिक्स कर देता हूँ, ये फिक्स हो गया। और हमें CHO चाहिए टॉप पे, CHO, OH आया बॉटम पे, H यहाँ पे आया। तो जो बना वो कैसा था, CHO टॉप पे, H यहाँ पे आ गया, OH बॉटम पे आ गया और CH2OH यहाँ पे आ गया। स्टिल ये प्रॉपर फिशर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, फिर इसमें एक और इंटरचेंज करना पड़ेगा। एक और बार इंटरचेंज किया क्योंकि अभी CH2OH यहाँ चाहिए, OH यहाँ चाहिए, H यहाँ चाहिए। और अब अगर देखें तो अब ये जाके प्रॉपर फिशर में आया। तो ये यहां पे हमने एक ही स्टेप में कर लिया था, लेकिन अगर एक को फिक्स करके इंटरचेंज करें तो हमें 2 बार करना पड़ेगा और फाइनली आंसर सेम ही आ रहा है कि D है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसा तरीका अप्लाई करते हैं जिससे एक स्टेप में आ जाए कि इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज किया और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज हमें पता चल गया कि कॉन्फ़िगरेशन D है या L है। इफ molecule is rotated by 180 degree on plane of paper, then configuration
डज नॉट चेंज। पेपर के प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे CHO है, यहाँ CH2OH, OH और H। बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D है या L है? क्या है, D है या L? या अभी नहीं बता सकते? नहीं, अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये प्रॉपर फिशर नहीं है। टू कन्वर्ट प्रॉपर फिशर, रोटेट इट बाय 180 डिग्री ऑन प्लेन ऑफ पेपर। आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, CHO टॉप पे आ जाएगा, CH2OH बॉटम पे आ जाएगा, OH लेफ्ट पे और हाइड्रोजन राइट पे। अब ये L है तो ये भी L ही रहा होगा। ठीक है, नहीं D नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, CHO शुड बी ऑन टॉप। अच्छा इस तरीके से करो, या किसी ने कहा कि सर हमें पहले वाले तरीके से नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? आप इवन इंटरचेंज कर दीजिए, CHO ऊपर ले गए, CH2OH नीचे, एक इंटरचेंज, और OH को इधर लाइए, H को नीचे। इवन इंटरचेंज से भी कर सकते हैं। हम तरीका कौन सा अप्लाई करते हैं हमेशा, जिसमें कम से कम स्टेप में हो जाए। बाकी दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा।